नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम डिबेट 88 में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब भी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कई तरह की अनियमितता और कमियां खामियां की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है, या कहें कि हर साल ही वो इस तरह की खबरें सामने आती रहती है, जिसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने इस पर गंभीरता दिखाई है। कुलपतियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और उन्हें निर्देशित किया। साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और इसीलिए आज का हमारा विषय है रोड मैप से सुधार, कॉलेज का उद्धार। प्रदेश में शासकीय और निजी विश्वविद्यालय में पढ़ाई की गुणवत्ता गिरते ही जा रही है, जिसको लेकर राज्यपाल और कुलाधिपति ने चिंता जाहिर की है। और इसी कड़ी में उन्होंने कुलपतियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। किस तरह के निर्देश उन्होंने दिए हैं, ये बैठक जो हुई थी वो कितनी महत्वपूर्ण है, ये बैठक आने वाले समय में क्या बदलने जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेन डेका ने शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कुलपतियों से 2 माह के भीतर रोड मैप मांगा है। उन्होंने शनिवार को राजभवन में कुलपतियों के साथ विचार विमर्श कर छात्रों के हित के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया। राज्यपाल ने कुलपतियों को निर्देशित किया कि जिस कोर्स में छात्र और शिक्षक नहीं है उन्हें बंद किया जाए। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि वे मैनेजमेंट के साथ बैठक कर गुणवत्ता सुधार की कार्य योजना बनाकर सितंबर माह में इसे उपलब्ध कराएं। साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों व नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के लिए पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें एडमिशन से लेकर हर गतिविधियों को विश्वविद्यालय अपलोड करेंगे। उन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय नेक ग्रेडिंग के लिए पात्र हो चुके हैं वे अनिवार्य रूप से ग्रेडिंग की प्रक्रिया में शामिल हो, ताकि उनकी गुणवत्ता में और सुधार हो। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विद्यार्थियों को भी जागरूक करने की बात कही। पूरी तरीक़ा से प्रदेश में अराजकता है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है। रोज़ देखेंगे तो लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उसकी सूध नहीं ले रही है, क्योंकि उनको कोई काम करना नहीं है। इसलिए राज्यपाल महोदय जी अपने जो राज्य के प्रति जो दायित्व है, राज्य की जनता की जो जिम्मेदारी है, उसको निर्वहन कर रहे हैं। वो देखिए, किसी पे भी कमेंट कर देना ये बहुत आसान काम होता है। प्रदेश के जितने भी नागरिक हैं सभी अपना अपना योगदान देते हैं तो वो प्रदेश तरक्की करता है। पर ये तो राज्यपाल हैं, इनके खुद के संवैधानिक अधिकार हैं। क्या एक राज्यपाल अपने प्रदेश की चिंता नहीं कर सकता? आखिर संवैधानिक संस्थाओं पर, संवैधानिक पदों पर कांग्रेस बार बार क्यों टिप्पणी करती है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और बच्चों को भविष्य में रोजगार परक शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करने के लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि शैक्षणिक संस्थाओं की हर एक खामी, कमी को जल्द से जल्द समय रहते दूर किया जाए। ऐसे में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में उठाया गया कुलाधिपति का ये कदम निश्चित ही भविष्य के लिए कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। तो जिस तरह से विश्वविद्यालय के संरक्षक की जो भूमिका होती है वो राज्यपाल की होती है, और जाहिर सी बात है कुलाधिपति होने के नाते उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर गंभीरता दिखाई है और इसीलिए कुलपतियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें कि कई निर्णय लिए गए, निर्देश दिए गए। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। रविंद्र सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी जी, शिक्षाविद, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी जी आपसे ही करना चाहता हूँ, इस बैठक को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, और इस बैठक में जो निर्देश दिए गए कितने महत्वपूर्ण? जवाहर सूरी शेट्टी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, आपसे मैं दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करूंगा, लेकिन हमारे साथ चूंकि संदीप दुबे जी जुड़े हुए प्रवक्ता कांग्रेस हैं। संदीप जी, इस बैठक को कैसे देखते हैं आप?
संदीप जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, रविंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, फिलहाल अभी तीनों ही जो हमारे गेस्ट हैं उनका आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो एक बार तकनीकी तौर पर देख ले। लेकिन पूरा मामला मैं फिर से एक बार दर्शकों को बता देता हूं कि किस तरह से राज्यपाल ने कुलपतियों की बैठक शनिवार को बुलाई और जिसमें तमाम कुलपति शामिल हुए और आने वाले समय के लिए शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए उनको कहा गया है। ये जो रोड मैप है ये 2 महीने के अंदर तैयार करने के लिए कहा गया है, यानी कि सितंबर तक उनको ये बताना होगा कि क्या कमियां, क्या खामियां हैं, किस तरह के सुधार करने की ज़रूरत है या क्या वो कर रहे हैं। तो ये बात उन्होंने कही। यूजीसी के जो मापदंड है, जो नियम है, उनका पालन करने के लिए भी कहा गया है। सितंबर के माह तक कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जिन कोर्सेस में छात्र और शिक्षक नहीं है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि छात्र है तो शिक्षक नहीं है और छात्र और शिक्षक दोनों ही कई बार नहीं होते, जिसको बंद करने के लिए भी उन्होंने कहा है। तो फिर से एक बार हमारे जो मेहमान हैं उनका रुख कर लेते हैं। संदीप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। और संदीप जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि ये जो बैठक बुलाई गई थी, ये जो मीटिंग हुई है, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं पूरा नहीं सुन पाया था, लेकिन आपने जो न्यूज़पेपर का गवर्नर वो इसमें रोड में हायर एजुकेशन में तैयार करने के दिशा में काम करना चाह रहे हैं, और यही मैं समझ रहा हूँ ना, यही करेक्ट है ना? जी जी, अपनी बात पूरी करें। आवाज सुन रहे हैं ना? हाँ जी जी। तो जो गवर्नर होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, इसका चांसलर होता है। और वो चांसलर जो है एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, उस हैसियत से गवर्नर ये सब सारी चीजों को देख सकते हैं। अदरवाइज जो हायर एजुकेशन है, ये सेंट्रल का विषय है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिस्ट 1 में है। सब्जेक्ट टू जो है राज्य सरकार के उसमें, कि अगर सेंट्रल कोई कानून बनाती है, कोई दिशा निर्देश देती है, तो सेंट्रल का ही माना जाएगा, और राज्य की स्थिति तब आएगी जब सेंट्रल में वैक्यूम है उस विषय का। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, निश्चित रूप से उन सब्जेक्ट में ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जाता है, और दिया जाना भी चाहिए, जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हो। इस संबंध में समीक्षा राज्यपाल को अगर वो कर रहे हैं तो एक चांसलर की हैसियत से कर रहे हैं, और वो अच्छी बात है। लेकिन राज्यपाल का जो दायरा है वो थोड़ा सीमित है, मैं उसमें प्रशासनिक स्तर तक ही कह सकता हूँ। अदरवाइज जो सेंट्रल की शिक्षा नीति होती है, जो भी वर्तमान सरकार होती है, वो सरकार लगातार, हर सरकार जो है प्रयास करती है कि आगे शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि शिक्षा हमारा जो मूलभूत संरचना है, जिसको हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो आगे हमारा देश भी उससे बढ़ता है। देश के हर चीज शिक्षा से जुड़ी हुई होती है, विकास उससे जुड़ा हुआ था, हम विकसित देश की तरफ जा रहे हैं, तो सारी चीज उससे जुड़ा हुआ है। और राज्यपाल, जो मैं समझ रहा हूँ कि इतने साल बाद जो है, शायद मैं पहली बार समझ पा रहा हूँ कि गवर्नर इसको इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, चलिए क्योंकि वो चांसलर है, तो चांसलर होने की चलिए, हैसियत से वो आपने एक अपना अच्छी उसका बात कही है संदीप जी। कम से कम आपने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि ये अच्छी बात है कि भविष्य को लेकर, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर गंभीरता उन्होंने दिखाई है। बतौर संरक्षक भी उन्होंने गंभीरता दिखाई है। डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी जी, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, इस बैठक में जो निर्देश दिए गए हैं, जिस तरह से उन्होंने सभी को कहा है कि 2 महीने के अंदर रिपोर्ट दे, उसको लेकर मैं आपसे सवाल पूछना। लेकिन इस बीच आप तीनों को मैं रोकूंगा, क्योंकि इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे के बाद वापस लौटे हैं और ये तस्वीरें हैं उसी दौरान की। तो स्पेन के बाद वो दिल्ली गए, दिल्ली के बाद रीवा, और अब ये तस्वीरें उनकी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भोपाल से, राजधानी भोपाल वापस वो लौट आए हैं। तो 7 दिवसीय विदेश दौरे के बाद वापस सीएम डॉक्टर मोहन यादव लौटे हैं और उसी की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेश दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव गए थे। तो दुबई और स्पेन दोनों जगहों का दौरा उन्होंने किया।
व्यापारियों से बातचीत की, मुलाकात की, मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उनको आमंत्रित किया। तो 7 दिवसीय दौरे के बाद वापस वो लौटे। उसके बाद वो दिल्ली लौटे, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के बाद रीवा और अब भोपाल वो वापस आ गए। तो निवेश को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में प्रयास जारी है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश के अंदर भी आपने देखा होगा कई तरह के उद्योग समिट आयोजित किए गए और अब जब ये विदेश दौरा था, इसके पहले जापान वो गए थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयासरत है मध्य प्रदेश में निवेश बढ़े और इसलिए इसी कड़ी में विदेश दौरे के बाद वो वापस लौटे हैं। तो उनका स्वागत करने के लिए तमाम यहाँ दिग्गज पहुंचे हुए हैं, जनप्रतिनिधि भी और आम लोग भी। तो अब तक का सबसे सफल दौरा इसे माना जा रहा है। कई एमओयू उन्होंने करने की बात कही है। तो औद्योगिक नीति को एक तरीके से मजबूत किया है उन्होंने निवेश को लेकर। तो देखिए, भारत में तो वो निवेश की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन विदेश में भी लगातार वो प्रयासरत है। एक एक निर्णय के बाद जिस प्रकार से साख बनी है, पूरी दुनिया एक तरह से भारत की दीवानी हुई है। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का। एक एक उनके निर्णय और उसके बाद बदलते दौर में हमारी सरकारों ने भी, यद्यपि हमारे यहाँ तो सौभाग्य की बात है, 2002-03 के बाद से विगत 1.5 साल छोड़ दो या 1.25 साल, तो पूरे समय हमारी सरकार रही है। चाहे साध्वी उमा भारती जी, चाहे माननीय बाबूलाल जी गौर साहब या माननीय शिवराज सिंह जी, सभी के समय और अब आप सबके माध्यम से ये भाजपा का झंडा जो गड़ा है, दुनिया देख रही है मध्य प्रदेश की तरफ और भाजपा की तरफ। जोरदार अभिनंदन। एक एक राज्यों के अंदर हमारे से पहले गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से दुनिया के अंदर सुशासन के बलबूते पर विकास का पैमाना क्या होता है ये बताया है। हमारे गुजरात और मध्य प्रदेश के पहले आमतौर पर ज्योति बसु बंगाल या केरल के कम्युनिस्टों के उदाहरण देते थे, जहां वो सरकार चलाते थे और सरकार सालों तक 20 साल सरकार रह गई तो दुनिया आश्चर्य से देखती थी। लेकिन हम सबके सामने कार्यकर्ता बंधुओं, ये उदाहरण भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस ने लंबे समय सरकार चलाई, उन्होंने जोड़ तोड़ जुगाड़ से सरकारें 55 साल चलाई, लेकिन विकास के मामले में वो सब अंधकार में राज्य रहे जहां उनकी सरकारें रही। ऐसे कम्युनिस्ट उससे और आगे चले। कम्युनिस्टों के कारण से वो हमारा बंगाल, जिस बंगाल की पहचान कहां से कहां पहुंच गई थी, आजादी के पहले बंगाल की पहचान नेताजी सुभाष चंद्र बोस से डॉक्टर मुखर्जी तक कितने प्रकार के महान नेता रहे, लेकिन विकास के मॉडल पर कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक तराजू में एक साथ बैठे दिखाई देते हैं। और उसके उलट भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से विकास का मॉडल गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर से बेहतर सरकार कैसे काम करती है, यह उदाहरण गुजरात और मध्य प्रदेश से दुनिया देख रही है। यह सौभाग्य की बात है। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। गुजरात की आर्थिक स्थिति, गुजरात में वो नर्मदा का डैम जो 77 से बन जाना चाहिए थे,
सरदार सरोवर से लगा करके बिजली, पहली बार 24 घंटे बिजली गुजरात में किसानों को, गांवों में, फिर मध्य प्रदेश में, ऐसे एक एक करके सभी विभागों में जो काम करके दिखाया है। और देश के अंदर भी और देश के बाहर भी जहां भरतवंशी हैं, हर एक जगह विकास के मामले में सरकारों के साथ जुड़ करके अब तो ऐसा लगता है कि स्पेन में उतरो या दुबई में, जर्मनी जाओ या जापान में, इंग्लैंड जाओ या किसी देश में, ऐसे भारत के हमारे प्रदेश के सारे भरतवंशी आते हैं कि वो वहां अपना अलग ही प्रकार का एक माहौल बना देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम सब अगर विदेश भी जा रहे हैं, ये दौरे भी हो रहे हैं, सरकारें काम भी कर रही है, तो गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए हमारे लगातार काम चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है। हर बेरोजगार की जिंदगी में उसके सपनों के आधार पर उसको काम भी मिले और काम करते करते वो प्रदेश भी अच्छा बनाए और देश में भी अपनी एक अच्छे नागरिक की पहचान बने। इसलिए अपने सारे दौरे चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ये पक्का है, हर एक देश अब मध्य प्रदेश के साथ वहां के नागरिकों के व्यापारिक संबंध बनाने के लिए तैयार है, इसमें कोई संकोच नहीं। वो गुजरात के साथ तैयार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो वर्तमान का माहौल बना है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप मित्रों सबके सहयोग से वो सारे मंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, एक एक कार्यकर्ता, ये पद तो आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन हमारा सबका जो संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो संकल्प है कि गरीब से गरीब आदमी, आखिरी लाइन में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव ला करके हमारी अपनी मूल अवधारणा, जिसके बलबूते पर हम नींद में भी अपने उस आनंद से भर उठते हैं जब अपने देश का जयकारा लगाते हैं, बोलते हैं भारत माता की, भारत माता की। ये केवल शब्द नहीं है, ये मूल मंत्र है सबकी जिंदगी बेहतर करने का, प्रदेश को आगे ले जाने का, जनता के बीच हमारी सबसे अलग पहचान बना करके गरीब, महिला, किसान, युवा सभी को साथ लेकर विरासत से विकास का ये संकल्प है। तो आइए अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प करें, हमारे प्रत्येक काम से प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम संकल्पित रहेंगे। बोले भारत माता की जय, मध्य प्रदेश। तो मेरी अपनी ओर से आप सबका रात के समय पहले तो विलंब से आने की क्षमा भी मांगता हूं और आपके सबके सहयोग से ये स्नेह हमारे रविंद्र यति जी के लिए जोरदार अभिनंदन। और सारे भाजपा नेताओं और मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ हम सब मिलकर कार्यकर्ता भाव से लगातार आम जनता की, प्रदेश की सेवा करते रहेंगे। इसी भाव के साथ मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। आइए हम सब संकल्प करें, सावन का महीना है और बहनें भी बैठी है। हमको मालूम जो जो चुनाव के सामने हमने संकल्प किए हैं, 9 अगस्त के पहले पहले लाडली बहनों के 1500 रुपए भी उनके खाते में पहुंचने वाले हैं। 250 रुपये अलग, 1250 अलग। और इसी प्रकार से सभी योजनाओं के लिए जो जो योजनाएं हमने लागू की है, प्रत्येक योजना के माध्यम से हमारी सेवा के काम जारी रहेंगे। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हेलो, अब हम सभी कार्यकर्ता साथी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का क्रमबद्ध होकर स्वागत करेंगे। मेरा हमारे स्थानीय मंडल के अध्यक्ष भाई मनीष भागवानी जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे मंडल के अध्यक्ष सभी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे जिले के पदाधिकारीगण आते जाएं, पंक्ति लगा के क्रमबद्ध होकर आते जाएं। मेरा मीडिया वालों से अनुरोध है कि कृपया वे मीडिया कक्ष में पहुंच जाएं। इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी पत्रकार वार्ता को यहाँ पर संबोधित करेंगे। हमारे पहले जिले के पदाधिकारीगण, हमारे पार्षदगण, हमारे मंडल के अध्यक्षगण मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। जल्दी जल्दी क्रमबद्ध।
हमारे प्रबुद्धजन, हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कुछ लोग हैं, हमारे डीआईसी के, लघु उद्योग भारती के हमारे जितने लोग हैं, सभी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। कृपया एक एक करके आते जाएं, व्यवस्था में सहयोग बनाने की कृपा करें, सभी को स्वागत करने का अवसर मिलेगा। मेरा निवेदन है कि हमारी जो महिला बहनें हैं उनको पहले आने दें, महिला बहनों को आने दें, बहनों को आने दें पहले, कृपया थोड़ी जगह दे दें, बहनों को आने दें। जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए, मेरा निवेदन है। भाई साहब मलकीत सिंह जी जल्दी जल्दी भैया आने दो, पुरुष या महिला जो भी हो आने दो, पुलिस वालों से निवेदन है आने दो आप तो। भैया भैया आने दो, पुरुष या महिला जो भी हो आने दो आप तो, आप आने दीजिए। ये मेरे भाई आप तो आने दो, भैया आने दो, पुरुष या महिला जो भी हो आने दो, आने दो, आप सबको आने दो, सभी को आने दो आप तो, आने दीजिए, आने दीजिए। पुरुष या महिला हमारी बहनें भी उनको आने दीजिए, पुरुष को भी आने दीजिए, आप आने दीजिए। राहुल का मेरा निवेदन है, व्यवस्था में सहयोग करने की कृपा करें, कृपया क्रमबद्ध होकर भाई साहब जल्दी जल्दी आने दें, भाई साहब निकलने दें, हमारी महिला बहनों को पहले निकलने। मेरा पुरुष कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, जो भी आए जल्दी जल्दी आने दें, आने दीजिए, आप सभी को साथ में आने दीजिए, रोकिए मत किसी को, जल्दी जल्दी आने दीजिए, जल्दी आने, अरे रुकिए मत आप, दीदी रुकिए मत, चलिए आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, सभी जल्दी जल्दी करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना। खड़े हुए भाई साहब, वो खड़ा हुए हैं, आने दीजिए। हमारे समस्त जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, मोर्चे के साथी, सभी क्रमबद्ध होकर सबको आने दें। टीआई साहब सबको आने दीजिए, जल्दी जल्दी आने दें। सभी कार्यकर्ता जल्दी जल्दी आते आएंगे यहाँ। एक एक कली लेते जाएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए, जल्दी जल्दी आते जाएं, क्रमबद्ध होकर। सभी कार्यकर्ता साथी आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सफल विदेश यात्रा के पश्चात उनका स्वागत करना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल की ओर से सभी कार्यकर्ता आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि क्रमबद्ध होकर स्वागत करें, जल्दी जल्दी आते जाएं, जल्दी जल्दी आते जाएं, मेरा निवेदन।